Good evening, friends. Welcome back to our YouTube channel. Our today's topic is perception and perceptual disorders. तो आज हम बात करने वाले हैं परसेप्शन के बारे में और परसेप्शन के रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स जो न्यूरो के पेशेंट्स में मिलते हैं उसके बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं परसेप्शन क्या चीज़ है। परसेप्शन का डेफिनेशन दिया गया था बाय वीसैक एंड व्हाट एग्जैक्टली डज परसेप्शन मीन? इट मीन्स दैट वी नीड टू इंटीग्रेट द सेंसरी इंप्रेशंस इनटू समथिंग मीनिंगफुल। हमारे एनवायरमेंट में से हमें बहुत सारे सेंसरी इंप्रेशंस मिल रहे हैं। उन सभी स्टिमुलस उन सभी इंप्रेशंस को हमारा ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है इनटू समथिंग साइकोलॉजिकली मीनिंगफुल एंड दैट एग्जैक्टली रिफर्स टू परसेप्शन। सेंसेशन एक चीज हो गई, परसेप्शन इज नथिंग बट द अनदर साइड ऑफ सेंसेशन। एनवायरमेंट में जितने भी स्टिमुलस आ रहे हैं उन सभी स्टिमुलस को इकट्ठा करके उनमें से कोई मीनिंग निकालना, वो काम होता है हमारे ब्रेन का। सो परसेप्शन इज ऑल्सो द एबिलिटी टू सेलेक्ट द स्टिमुलस विच इज रिक्वायरिंग अटेंशन एंड एक्शन। एनवायरमेंट में से जो भी स्टिमुलाई है, चाहे वो विजुअल हो, ऑडिटरी हो, कोई भी स्टिमुलस जो आपके एनवायरमेंट में आजू बाजू हो रहा है, उस चीज को पकड़ना, उस चीज पे ध्यान देना और फिर उस चीज में से कोई मतलब निकालना और उसी स्टिमुलस को कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन से जोड़ देना जो आपके ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर्ड है। जैसे कि कोई नॉइज आ रहा है जो बहुत फेमिलियर नॉइज है, लेट्स से कोई बर्ड है, अ बर्ड चर्पिंग, राइट? इफ दैट बर्ड चर्पिंग इज गोइंग ऑन, इफ द रेन ड्रॉप्स इज मेकिंग सम साउंड, तो वो साउंड आपने पहले सुना हुआ है, आपके ब्रेन में स्टोर्ड है कि अगर ऐसा कोई साउंड आ रहा है तो वो रेन ड्रॉप का साउंड है। और अभी सपोज आप उस चीज को वापस सुन रहे हो तो आपका ब्रेन उस स्टिमुलस को कैच करेगा और आपके प्रायर इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी स्टोर्ड है कि ऐसा साउंड आया तो इट इज रेन ड्रॉप, सो उस चीज से जोड़ देगा। सो यही है कमाल परसेप्शन का। सेंसेशंस तो हम बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उन सब सेंसेशंस का एक मीनिंग निकालना, उस चीज को एक इंफॉर्मेशन के स्वरूप में प्रेजेंट करना, वो काम होता है हमारे ह्यूमन ब्रेन का। सो ह्यूमन ब्रेन हैज गॉट एक्सेलेंट एबिलिटीज। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द फंक्शन विच ओनली ह्यूमंस हैव। नॉट एवरी mammal is able to perceive so well as humans are able to. So as we can see here in the diagram, जब हम sensations की बात करते हैं तो वो बहुत raw चीज है और जब हम perception की बात करते हैं तो वो एक बहुत ज्यादा finer चीज है. So sensations can be anything, but out of that anything to get a meaning, that is what our brain does. The magic is in perception, right? So आपके स्क्रीन पे जो दिखाया है, द राइट साइड वन इज शोइंग द सेंसेशंस व्हिच कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। टैक्टाइल हो सकता है, विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, आपके एनवायरमेंट में कितना कुछ चल रहा होता है। उन सब चीज़ों को सबसे पहले तो रजिस्टर करना, उनमें से एक मीनिंग निकालना और उस मीनिंग को समझना, उसको पहले स्टोर की गई इन्फॉर्मेशन से जोड़ना, ये सब काम हमारा ह्यूमन ब्रेन करता है। सो अब हम बात करेंगे परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स, वो कब होते हैं। Like I said, it is a function of the brain. Perception is basically the function of brain. And as we know, sensation is a function of the sensory organs which we have in our body. We have so many senses. Some of them are special senses, some of them are the general sensations. So the sensory end organs will be perceiving all the stimulus and just sending it to the brain, and the brain will take out the meaning out of those sensations. So सेंसरी एंड ऑर्गन्स का काम होगा कि सभी स्टिमुलाई को रिसीव करे, जो भी एनवायरमेंट में भी स्टिमुलस जा रहा है उसको रिसीव करे एंड देन सेंड इट टू द ब्रेन. Those sensations after receiving, they are being sent to the brain. Brain is making out something of it and telling you what it is exactly. So sensation क्या चीज है? There's a very subtle difference between sensation and perception. Number one, sensation क्या है कि वो कोई भी stimuli है, चाहे वो आपका ऑडिटरी स्टिमुलस हो तो आपका ईयर है वो डिटेक्ट कर रहा है, कोई भी साउंड वगैरह आ रहा है, सो दैट इज डिटेक्टेड बाय योर ईयर्स, ह्यूमन ईयर्स, विच इज अ स्पेशल सेंस. कोई विजुअल स्टिमुलस आ रहा है, आप कुछ देख रहे हो, कोई सिनेमा देख रहे हो, कोई चलचित्र देख रहे हो, कोई फास्ट एक्शन मूवी देख रहे हो, वो सब चीजें जो डिटेक्ट होती है वो कौन से एंड ऑर्गन से डिटेक्ट होती है? द एंड ऑर्गन विच इज डिटेक्टिंग द सेंसेशन ऑफ विजन इज योर आईज. Some smell is there, some very good perfume is there, or something that you already like, some smell which is familiar, that is being registered, that is being taken by your nose. So ये सब senses जो है, even we have the general sensations which is taken up by our skin. May it be the sensation of touch, may it be the sensation of hot, cold, which is the temperature. So all of this are detected by the sensory end organs which are already present in your body. We also have certain other sensations. The taste is considered a special sense which is detected by the tongue, and we also have sensory end organs for detecting the stretch in the muscles, for detecting the tension in the muscles, which is done by the deep receptors in the joints and muscle. वो भी एक sensation है, कोई चीज stretch हो रही है, muscle खिंच रहा है, muscle relaxed है, muscle loose है, muscle tensed है, ये सभी sensations के लिए भी we have certain receptors. तो ये सब हमारे receptors ही हुए. End organs जो है वो एक receptor की तरह ही work करते हैं कि वो जो भी environment में हो रहा है उस चीज को सिर्फ receive करेंगे. receive करके किसको send करेंगे? वो send करेंगे हमारे human brain को, और हमारा human brain उस चीज में से कोई meaning निकालेगा, कोई useful मतलब निकालेगा और वो हमें बताएगा. So perception refers to the ability of the individual to interpret. अब ये जो word आ रहा है interpret, उसका मतलब ये है कोई चीज का meaning निकालना. So interpret the sensation accurately and respond appropriately. ये power सिर्फ हमारे human brain की है.
अब हम जाएंगे परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स की तरफ. सो हमने समझ लिया परसेप्शन, हमने समझ लिया सेंसेशन. वी कैन कंसिडर दैट परसेप्शन एंड सेंसेशन आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. एक ही सिक्के के दो पहलू है. और इनको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि सेंसेशन इज अ वेरी रॉ वर्ड, एंड टू फाइंड सम मीनिंगफुल information out of those sensation is nothing but perception. So many a times we get confused between the two. We consider both of them as same. Many times we make a mistake in understanding sensation and perception, but they are two different things. अगर हम sensation की बात करें तो वो ग्रॉस है काफी ज्यादा. It does not have much of clear definition. कोई भी साउंड आ रहा है, साउंड तो कितने सारे हो सकते हैं, राइट. सम फैन इज मूविंग, उसका साउंड है. सम विसल इज बीइंग ब्लोइंग, उसका साउंड है. तो कितने सारे अलग अलग टाइप के साउंड है. तो हमारा ब्रेन है जो उन सब चीजों को डिफरेंशिएट कर पा रहा है. वरना तो हर साउंड एक नॉइज ही हो सकता है, राइट. कोई गा रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, सो वो भी एक अलग साउंड है. So our brain is having a magical capacity to differentiate each of these sounds and find out a meaning out of all of this. So that exactly is perception. और ये perception की जो capacity है वो brain के जो parietal lobe है उसके पास होती है कि हर एक sensation वहाँ पे जाके relay होता है, और relay होने के बाद brain में उस चीज का मतलब निकाला जाता है कि अच्छा this is this sound, this is that sound. brain के पास memory होती है जिसमें ये सब stored होता है. सबसे पहले जब बच्चा कोई आवाज सुनता है उसकी मम्मी उसको सिखा देती है that this voice or this noise relates to doorbell, or this noise or this particular sound is the birds chirping, or this particular sound is the rain fall. सो ये सब चीजें बच्चों की मेमोरी में स्टोर हो जाती है. कोई ना कोई उनको सिखाता है कि ये आवाज ये है, ये आवाज ये है. समवेयर समबडी स्पीक्स और बच्चा सीख लेता है कि अच्छा ऐसी कोई आवाज आई तो दिस इज रेन ड्रॉप, राइट. एंड वो चीज उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है. बार बार वो चीज पोटेंशिएट होती रहती है उसकी मेमोरी में. और फिर कभी भी वो साउंड आएगा तब वो बच्चा उसको इजिली रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये साउंड बिजली गिरने का है, ये साउंड थंडर का है, ये साउंड बारिश का है, एक्सेट्रा. कोई डोरबेल बजा रहा है तो ये साउंड डोरबेल का है. सो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी है कि वो हर चीज का कोई मतलब निकाल सकता है. तो अब परसेप्शनल डिसऑर्डर होते कौन से पेशेंट्स में है. ऑफ कोर्स मैंने वो चीज बताई पहले ही कि ब्रेन में एक लोब है, एक हिस्सा है ब्रेन का. एज वी नो हमारे ब्रेन के मेजर 4 लोब्स है, which are the 4 major lobes of our human brain. We have frontal, we have parietal, we have temporal lobe, and we have occipital lobe. So now out of these 4 lobes, the parietal lobe is the lobe where all the sensations, जो भी हमने अभी बात की ना, जो भी जनरल सेंसेशंस है, जो भी स्पेशल सेंसेशंस है, वो सब जाते हैं. और अल्टीमेटली वो उनका जो लास्ट स्टेशन है वो जाएंगे ऊपर. बहुत सारे ट्रैक्स है कनेक्टिंग स्टेशन जैसा बोल सकते हैं हम, राइट. सो बहुत सारे लंबे लंबे ट्रैक्स है स्पाइनल कॉर्ड में जो कनेक्ट करके अल्टीमेटली लेके जाते हैं उसको ब्रेन की ओर. और ब्रेन में भी पैराइटल लूप में जाके वो सभी सेंसेशंस इकट्ठा होते हैं और वहां पे उनमें से कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन या परसेप्शन या मीनिंग निकाला जाता है. सो बेसिकली परसेप्शुअल डिसऑर्डर होंगे कौन से पेशेंट्स में. ऐसे पेशेंट्स में जिनमें कोई ना कोई ब्रेन रिलेटेड इंजरी. सो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी का कोई पेशेंट है, they may suffer, जिसमें कोई parietal lobe damage है, they may suffer from perceptual disorders. Some case of stroke, maybe ischemic stroke, may suffer from perceptual disorders. कहीं ना कहीं कोई भी डैमेज हुआ है ब्रेन को due to any reason, maybe a tumor and that tumor was removed and some damage has occurred due to that tumor's compression to any brain area, then we can say that the person may suffer from perceptual disorder. Of course ब्रेन में इतना बड़ा ब्रेन है उसमें इतने सारे एरियाज है, सो कौन सा एरिया डैमेज हुआ है इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, कितनी ट्रीटमेंट उनको मिली है. दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. whenever we talk about a case of stroke or brain injury, there are multiple factors जिनको देखना पड़ता है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है. एंड पेशेंट के थरो असेसमेंट के बाद हमें पता चलता है कि पेशेंट को परसेप्चुअल डिसऑर्डर है कि नहीं है. सो आज हम वही पढ़ने वाले कि कितने टाइप के डिसऑर्डर्स है, एंड देन वी विल फोकस ऑन द असेसमेंट ऑफ दीज डिसऑर्डर्स. सो डिसऑर्डर्स में बेसिकली हम अगर ग्रॉसली उस चीज को क्लासिफाई करें तो 4 टाइप है. सबसे पहला है बॉडी स्कीम डिसऑर्डर. Second comes as body image disorder. The third one is spatial relations disorder. And the fourth one is agnosias. So body scheme, body image, spatial relations, which is related to space. आपके अराउंड में जो भी environment है, space है, उसमें उसमें आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, परसीव नहीं कर पा रहे हो आप कोई चीजों को, तो वो है स्पेशल रिलेशंस डिसऑर्डर. एग्नोशियाज, दैट इज द फोर्थ टाइप ऑफ परसेप्चुअल डिसऑर्डर. हम एग्जामिनेशन कैसे, हम लोग जस्ट एक के बाद एक देखेंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं. सबसे पहले हम जो पहला परसेप्चुअल डिसऑर्डर विच इज बॉडी स्कीम डिसऑर्डर उस पर जाएंगे. सो बॉडी स्कीम रिलेटेड डिसऑर्डर, अभी हमें हमें पता होता है कि हमारे हमारा व्हाट डज आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ, राइट. हमारे बॉडी में कौन से पार्ट्स है और वो सभी पार्ट्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, और हमारा बॉडी इन्वायरमेंट से कैसे रिलेटेड है, वो कौन से पोस्चर में है, कौन सी पोजीशन में है, हम ये सब चीजें जानते हैं. सो दैट इज आवर बॉडी स्कीम. बॉडी स्कीम का मतलब यही है दैट वी हैव अ पर्टिकुलर मॉडल ऑफ आवर बॉडी, दैट आवर हेड इज जस्ट अबव आवर ट्रंक, आवर लोअर लिम्ब लोकेटेड close to the ground. So you are already having some schematic representation of your body posture in your mind, and that is nothing but your body scheme. आपका बॉडी एनवायरमेंट से कैसे रिलेटेड है, कभी आप एक पर्टिकुलर मोमेंट पे देख रहे हो तो आप व्हाट इज योर पोस्चर एट दैट टाइम, एंड हाउ आर यू रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, दैट रिफर्स टू योर बॉडी स्कीम. What is body image? Image is in our mind what we have. The visual and the mental image of one's own body. Even it includes feelings about one's own body. That is our body image. बॉडी इमेज के बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी लोगों को होते हैं. सो अगेन दैट इज आवर परसेप्शन. इट मे और मे नॉट बी ट्रू, राइट. हमारा ब्रेन कोई चीज को कभी कभार ज्यादा भी परसीव कर लेता है,
बॉडी इमेज के बारे में ये चीज़ बहुत कॉमन है, दैट बॉडी इमेज डिसऑर्डर्स डू एक्सिस्ट. Somebody may have a feeling or a perception that I am fat, or somebody may have a feeling or a perception that I'm thin. So there are so many body image related. So that includes your mental image basically. आपका mind क्या सोचता है आपके body के बारे में, that is your body image. And what is your body scheme? Body scheme is nothing but actually आपका body, आपका posture वगैरह क्या है, that is a body scheme. So उसके जो disorders है उसका भी एक further classification है body scheme और body image disorders में. We have a further classification and we have 5 major types in that. The first one, as you see on the screen, is unilateral neglect. The second one is anosognosia. The third one is somatoagnosia. The fourth one is right-left discrimination. And the fifth one is finger agnosia. अभी ये जो कॉम्प्लिकेटेड से नेम्स दिख रहे हैं आपको, बट है इतने कॉम्प्लेक्स नहीं. आप जब उन चीज़ों को समझ जाओगे कि ये ऐसा है, तो इट इज़ वेरी सिंपल. इवन इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट, इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर एज वेल. सो हम एक के बाद एक स्टार्ट करेंगे. यूनिलैटरल निग्लेक्ट समझ आए वैसा ही है. जो दूसरे जो टर्म्स है, इवन राइट लेफ्ट डिस्क्रिमिनेशन भी समझ आए वैसा है. वरना जो एनोसोग्नोशिया है, सोमैटोइग्नोशिया, फिंगर इग्नोशिया, जैसा मैंने अभी बताया, दैट इट सीम्स टू बी कॉम्प्लिकेटेड बट वी कैन ऑलवेज ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स थिंग इनटू सिंपल बिट्स एंड इट बिकम्स वेरी इजी टू लर्न. सो आवर ब्रेन हैज टू बी ट्रिक्ड always into learning. So let's begin with unilateral neglect first. So unilateral neglect, as the name itself is suggesting, unilateral मतलब कोई भी एक side, any one side is being neglected over here. Now the name itself is suggesting, and if we are smart enough, we can also get to know that ये चीज होगी तो कौन से पेशेंट्स में होगी जिनको कोई भी एक हिस्सा बॉडी का पैरालाइज्ड है. वैसे पेशेंट्स में यूनिलैटरल निग्लेक्ट ज्यादातर देखने को मिलता है. और होता क्या है इस चीज में, एज अ डेफिनेशन इज सजेस्टिंग, इनएबिलिटी टू रजिस्टर एंड इंटीग्रेट स्टिमुलाई फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी एंड वन साइड ऑफ द एनवायरनमेंट. अभी इस चीज को वापस ब्रेक कर दो. हमारा जो टेक्निक है वो सेम रहेगा, कोई भी बड़ा डेफिनेशन हमारे सामने आए, एक बहुत अच्छी टेक्निक है ब्रेक डाउन दैट बिग डेफिनेशन इनटू स्मॉल बिट्स एंड पीसेस एंड देन रिमेंबर ईच ऑफ देम. तो आप पूरा का पूरा डेफिनेशन याद करके लिख सकोगे. So even exam maybe this thing happens a lot. This is a tip out of the way I'm giving, that whenever you find something is very complex, it is very big, please remember, break down into small parts and learn. This is the way your brain learns faster. You remember each and every bits and parts and then put them together and then you write it in your paper. So कोई भी चीज को आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो एनवायरमेंट में से, आपके बॉडी में से कोई भी एक साइड से आप उस चीज को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो, सो दैट रिफर्स टू एज यूनिलैटरल निग्लेक्ट. अभी एक और यहाँ पे बोल्ड में एक वर्ड लिखा है, दिस इज नॉट ड्यू टू एनी सेंसरी लॉस. सो इसका मतलब ये है कि ये परसेप्शन का डिसऑर्डर है, ना कि सेंसेशन का. जब भी हम ये परसेप्शन डिसऑर्डर पढ़ेंगे, प्लीज रिमेंबर इस केस में आपके सेंसरी एंड ऑर्गन्स में कोई कोई फॉल्ट नहीं है. आपका जो फॉल्ट है दैट इज इन योर ब्रेन. सो इफ समबडी इज हैविंग यूनिलैटरल निग्लेक्ट, लेट्स से यूनिलैटरल निग्लेक्ट होता कौन सा पेशेंट्स में, example if I can give, it is usually seen in post stroke patients, post brain injury patients, and the ones who are having hemiplegia or hemiparesis. As we know, hemiparesis is paralysis of one half of the body. कोई एक साइड बॉडी का, एक हिस्सा बॉडी का पैरालाइज हो चुका है, either right or left side, and paralysis of upper limb, lower limb, as well as face, or maybe paresis is nothing but weakness of upper limb, lower limb, and face. So hemiplegia and hemiparesis is the patient category in which you basically find unilateral. And now we already know hemiplegia, hemiparesis may be a result of maybe stroke, ischemic hemorrhagic stroke patient को हुआ है, या कोई brain injury हो गई, उसके बाद patient को hemiplegia develop हो गया. So that any form of brain injury can cause you unilateral neglect. It can cause you hemiplegia, hemiparesis, and in a patient with hemiplegia, hemiparesis, you may have a finding of unilateral neglect. Of course, वो कौन सी side होगी, जो affected side है. The normal side has no relation to this. It is the affected side. So, for example, let's say our patient has right brain injury or right side stroke occurred in the right brain, and your patient is a case of left hemiplegia. Patient may suffer from a neglect over the left hand side. So, left upper limb, lower limb, or left side space in the environment may be neglected. Now, here, like I said, the bold words which are written in this definition, they are the one that is, it is not due to sensory loss. इसमें कोई सेंसरी लॉस नहीं है. आपके पेशेंट को टैक्टाइल, मतलब उनकी स्किन में जो टैक्टाइल रिसेप्टर्स हैं वो परफेक्टली नॉर्मल है. जो टच के रिसेप्टर्स है, प्रेशर के, पेन के, टेम्परेचर के, देयर इज नो इश्यू विद दैट. लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट फुट में, लेफ्ट लेग में, लेफ्ट साइड फेस में सभी टैक्टाइल रिसेप्टर्स ऑलमोस्ट सब कुछ नॉर्मल है. इश्यू कहाँ पे आ रहा है, इवन वो सब अपना काम भी कर रहे हैं, वो तो सेंसेशन लेके जा रहे हैं, लेकिन कहाँ पे इश्यू आ रहा है, वो सेंसेशन जा कहाँ रहा है, अल्टीमेटली ब्रेन में. और ब्रेन जो है उस सेंसेशन में से कोई मीनिंग नहीं निकाल पा रहा है. सो इट इज बेसिकली अ परसेप्शन डिसऑर्डर, नॉट अ सेंसेशन डिसऑर्डर. यूनिलैटरल निग्लेक्ट का दूसरा नाम है हेमी निग्लेक्ट, हेमी स्पेस निग्लेक्ट भी उसको बोला जाता है. हेमी निग्लेक्ट और हेमी स्पेस निग्लेक्ट और हेमी इनअटेंशन, that also can be unilateral neglect. So now we go to the usually unilateral neglect. हमें देखने को कौन सी साइड मिलता है, it is seen on the left side of the बॉडी और लेफ्ट साइड ऑफ स्पेस. तो ये यूनिलैटरल निग्लेक्ट ऐसी चीज है जो यूजुअली राइट ब्रेन इंजरी, और अभी हम जानते हैं कि अगर हमें राइट साइड की ब्रेन इंजरी हुई है, राइट, सो द ब्रेन
is injured over the right side and the person suffers from a left-sided hemiplegia, right? So if somebody has got right brain injury, they will suffer from left hemiplegia. And a person who is having left hemiplegia, उनके अंदर आपको ये unilateral neglect देखने को मिल सकता है. So, like we already have discussed, this is not a sensation disorder. This is a disorder of perception. Now, this can also occur with intact vision. मैंने बताया यूनिलैटरल निग्लेक्ट के हम टाइप्स भी पढ़ेंगे. उसमें एक आता है विजुअल निग्लेक्ट. तो इसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट की विजन के जो ऑर्गन्स है, मतलब पेशेंट की जो आईज है, द सेंस ऑर्गन फॉर विजन इज योर आईज, द स्पेशल सेंस ऑफ विजन इज डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई, राइट? आईज में कोई इश्यू नहीं है, पेशेंट को आईज में कोई भी इश्यू नहीं है, फिर भी पेशेंट एक ही बाजू देख रहा है, एक साइड उसको पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है, लेफ्ट साइड का सपोज उसको निग्लेक्ट है, लेफ्ट आई में कोई इश्यू नहीं है उसको, बट फिर भी उसको नहीं पता चल रहा है कि लेफ्ट साइड हो क्या रहा है, राइट? सो दैट इज नथिंग बट यूनिलैटरल विजुअल निग्लेक्ट. तो ये हो गया हमारा परसेप्शन का डिसऑर्डर. वही पेशेंट की अगर आप आई चेकअप करवाओगे तो उनका सब कुछ नॉर्मल आएगा, उनको कोई इश्यू नहीं है आई में, ना उनके रेटाइना में, ना उनके कोई भी आई के पार्ट में कोई भी तकलीफ नहीं है, पर फिर भी वो जो देख पा रहे हैं उस चीज का वो मीनिंग नहीं बोल पा रहे हैं. सो दैट इज निग्लेक्ट. Okay, despite having normal sensations, normal sensory and organ, person is not able to get a meaningful information from what they are seeing. So देख पा रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे कि क्या देखा, तो इसमें से कोई मीनिंग नहीं निकाल पा रहे. So that exactly is unilateral neglect. उसके अलग से टाइप्स है. सबसे पहले हम देखेंगे द टाइप्स व्हिच आर बेस्ड ऑन द स्पेस. ये सब जो दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन पे, पर्सनल, पेरी पर्सनल, एक्स्ट्रा पर्सनल, दैट इज बेस्ड ऑन द स्पेस सराउंडिंग एनी पर्सन. And the second classification of unilateral neglect is based on the sensory modalities which are affected. So अगर visual neglect है तो हम उसको unilateral visual neglect बोलेंगे. If the touch is being neglected, we can call it as unilateral tactile neglect. And if the sound is being neglected, we call it as unilateral auditory neglect. टेस्ट कैसे करना है किसी भी पेशेंट को यूनिलैटरल नेग्लेक्ट है कि नहीं? आप कुछ भी मत करिए, आप उनको सिर्फ अपनी रोज की जिंदगी के काम करने दीजिए, आप उनको सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए. सो आज द पेशेंट टू परफॉर्म एनी एरियल, लाइक आप उनका ड्रेसिंग चेक कर लो, बेसिक एरियल, वो ड्रेसिंग कैसे कर रहे हैं, वो अपना रोज की जिंदगी का कोई भी काम कैसे कर रहे हैं, लाइक मेकिंग सम कप ऑफ टी. इंस्ट्रूमेंटल एरियल और बेसिक एरियल. इंस्ट्रूमेंटल इज द कॉम्प्लेक्स वन, बेसिक आर द बेसिक वंस. सो आप उनको जस्ट ऑब्जर्व कीजिए जब उनको अपनी रोज की जिंदगी का काम कर रहे हैं, चाहे वो, लाइक एग्जांपल इफ आई कैन गिव, लाइक इफ द पेशेंट इज अ मेल पेशेंट एंड यू जस्ट ऑब्जर्व हिम वेयरिंग अ शर्ट, राइट? एक ही बाजू पहन रहे हैं तो इट सजेस्ट कि वो दूसरी बाजू को निग्लेक्ट कर रहे हैं. या आप कोई फीमेल पेशेंट है और वो किचन में वर्क कर रहे हैं, तो आप उनको सिर्फ देखो कि वो कैसे प्लेट को अरेंज कर रहे हैं, कैसे वो ब्रेकफास्ट को अरेंज कर रहे हैं, तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि उनको निग्लेक्ट है या नहीं है, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग. यू डोंट नीड टू डू समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स. So these are the three types based on the space in which the person is neglecting. सबसे पहले आता है unilateral personal neglect. आप देख सकते हो कि इस इंसान ने, अगर किसी पर्सन को unilateral neglect है और वो पर्सनल निग्लेक्ट है, मतलब वो अपने आप को निग्लेक्ट कर रहा है, अपने बॉडी को, अपने सेल्फ को निग्लेक्ट कर रहा है. सो ये आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हो, over the right hand side, that person has just shaved on one side. So this itself is a suggestion that person is neglecting the other half of the body. Usually वो left side होता है और patient को injury होती है right side brain पे. So this is an example of unilateral पर्सनल निग्लेक्ट. सो पर्सनल निग्लेक्ट वाले लोग क्या करेंगे? खुद को निग्लेक्ट करेंगे, खुद के बॉडी को निग्लेक्ट करेंगे, खुद के बॉडी के एक हिस्से को, एक हाफ को वो ऑलमोस्ट जैसे है ही नहीं वैसे बिहेव करेंगे. सो इन लोगों को जब आप एडीएल करने को बोलोगे, जैसे सिंपल एडीएल है, खुद को ग्रूम करना, ग्रूमिंग में आता है शेविंग, राइट? शेविंग इज अ पार्ट ऑफ ग्रूमिंग एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एडीएल, राइट? बेसिक एडीएल है ये, हर रोज सभी लोग करते हैं. सो जब उनको आप बोलोगे कि ग्रूम योरसेल्फ, तो वो सिर्फ एक ही बाजू शेव करेंगे या एक ही बाजू ग्रूम करेंगे. अगर इसकी जगह कोई फीमेल पेशेंट है, आप उनको बोलोगे कि रोज की तरह आप मेकअप लगाओ, so just put on some grooming, so you just do some makeup, then they'll just do it over one side which is the normal side. दूसरी बाजू जहाँ पे उनको अफेक्शन है, जो वो निग्लेक्ट कर रहे हैं जो हिस्सा, उस हिस्से पे वो ना मेकअप लगाएंगे, ना ग्रूमिंग करेंगे, ना शेव करेंगे. सो दैट इज नथिंग बट यूनिलैटरल पर्सनल निग्लेक्ट. पर्सनल मतलब हम हमारा खुद का निग्लेक्ट हम कर रहे हैं, पर्सन इज निग्लेक्टिंग देमसेल्व्स. नेक्स्ट इज यूनिलैटरल पेरीपर्सनल निग्लेक्ट. इसका एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है, दैट द निग्लेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद इन वन आर्म लेंथ डिस्टेंस, दैट इज यूनिलैटरल पेरीपर्सनल निग्लेक्ट. मींस व्हाट? सपोज कोई इंसान है, उसको डेफिनेटली निग्लेक्ट तो है, यूनिलैटरल निग्लेक्ट है, पर कौन सी बाउंड्रीज है, व्हाट आर द बाउंड्रीज टिल व्हिच द पर्सन इज निग्लेक्टिंग? तो वो निग्लेक्ट कर रहा है लेकिन वन आर्म डिस्टेंस में ही, सिर्फ वन आर्म लेंथ तक अगर कोई डिस्टेंस में वो निग्लेक्ट कर रहा है, मतलब उसके वन आर्म की जितनी लेंथ है, उतनी जो स्पेस है, उतनी स्पेस में पर्सन निग्लेक्ट कर रहा है, then we call it as unilateral peripersonal neglect. So one arm length में यूजुअली क्या आ जाता है, जब आप कोई भी वर्क कर रहे हो, जैसे आप कोई मील प्रिपरेशन कर रहे हो, मील प्रिपरेशन, आप डिनर प्रिपेयर कर रहे हो, और डिनर में लेट्स से पेशेंट हैज मेड पिज्जा फॉर डिनर, एंड वो पिज्जा को सिर्फ एक ही बाजू सजाता है या एक ही बाजू से पेशेंट खाना खाता है, राइट? पिज्जा पे टॉपिंग्स डालने, एक ही बाजू डाले, दूसरी बाजू नहीं डाले, लेफ्ट साइड नहीं डाले, राइट साइड डाल दिए. या पेशेंट को खाना खाना है तो उसमें से भी पिज्जा ही बनाया है पेशेंट ने, और पेशेंट ने लेफ्ट साइड छोड़ दिया, राइट साइड वाला खा लिया. सो दैट इटसेल्फ इज सजेस्टिंग, यस, ऐसे पेशेंट्स ऐसा करेंगे. अपनी रोज की जिंदगी में खाना खाने में भी प्लेट सजी हुई होगी, तो वो पूरी प्लेट में से सिर्फ
राइट साइड वाला हिस्सा, सपोज पेशेंट लेफ्ट साइड को निगलेक्ट कर रहा है, राइट साइड उसकी इंटैक्ट है, तो वो सिर्फ राइट साइड वाला हिस्सा ही खाना में खाएगा, जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है वो निगलेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड आल्सो मेनी टाइम्स, दैट इज यूनिलैटरल पेरी पर्सनल निगलेक्ट. ऑफ कोर्स we don't find it very frequently, we need to assess these disorders thoroughly, तब जाके हमें पता चलता है that patient is having it. The last is unilateral extra personal neglect. Extra personal neglect में क्या आता है, वन आर्म लेंथ के बियॉन्ड जो भी ऑब्जेक्ट्स लोकेटेड है, वन आर्म डिस्टेंस लेंथ के बियॉन्ड के ऑब्जेक्ट्स पेशेंट निगलेक्ट कर रहा है, then we call it as extra personal neglect. एक्स्ट्रा पर्सनल में आ गया कि पेशेंट के सराउंडिंग में, इमीडिएट सराउंडिंग में वो निगलेक्ट नहीं कर रहा है, वो उसके बाहर वाले ऑब्जेक्ट्स को निगलेक्ट कर रहा है, तो दैट इज एक्स्ट्रा पर्सनल. खुद को निगलेक्ट कर रहा है तो पर्सनल, इमीडिएट सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स को निगलेक्ट कर रहा है तो पेरी पर्सनल, और इमीडिएट सराउंडिंग के बाहर अगर पेशेंट कोई ऑब्जेक्ट को निगलेक्ट कर रहा है तो हो गया एक्स्ट्रा पर्सनल. पेशेंट को इनमें से कोई भी परसेप्शन डिसऑर्डर हो सकता है, या तीनों तीन भी हो सकते हैं, कि वो खुद को भी निगलेक्ट कर रहा है, वन आर्म लेंथ में जो भी चीजें आ रही है उसको भी वो निगलेक्ट कर रहा है, उसकी मील प्लेट है, उसकी डिनर प्लेट है, उसमें भी पेशेंट सिर्फ आधा खा रहा है, आधा छोड़ दे रहा है, आधी चीज को निगलेक्ट कर रहा है. या एक्स्ट्रा पर्सनल भी हो सकता है कि उसके वन आर्म लेंथ के बाद वाला जो एनवायरमेंट है, उसके बियॉन्ड जो स्पेस है, जो एनवायरमेंट है, उसमें वो चीज़ों को निगलेक्ट किया जा रहा है. सो इट कैन बी आइदर थ्री ऑफ देम, और मे बी एनी वन मे एक्सिस्ट, और एनी टू मे एक्सिस्ट टुगेदर. पर्सनल भी है, पेरी पर्सनल भी है, एक्स्ट्रा पर्सनल भी है, तीनों तीन एक साथ है, ऐसा भी हो सकता है. या मे बी पेरी पर्सनल एक्स्ट्रा पर्सनल है, या मे बी एक्स्ट्रा पर्सनल सिर्फ है. एनी पॉसिबिलिटी इज देयर. As we see in this figure, now this patient was asked to draw a diagram. Just copy a simple diagram, and as we can see how the patient has copied it, the patient has just drawn all the objects, mountains है, umbrella है, birds है, clouds है, whatever, ball है. तो patient ने वो ही diagram copy किया है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही side को copy किया है, which is the right side. तो right side उसका normal है, वो perceive कर पा रहा है, उसने diagram देखा, visual stimulus गया उसके brain में, लेकिन सिर्फ right side वाला perceive हुआ, left side उसका है ही नहीं, perceive ही नहीं हो रहा है, तो left side को वो neglect किए जा रहा है, which is clearly visible in the figure patient has drawn. अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे जो एक्चुअल फिगर है वो आपको लेफ्ट साइड दिया गया है, और जो पेशेंट ने ड्रॉ किया है, राइट, दिस इज द, जस्ट 1 minute, दिस इज द एक्चुअल पिक्चर. Sorry, just, so this side one is the actual picture and the patient has drawn is the right side one. Okay, I'll just change the color. The patient's color is red and the original color is yellow. So yellow में जो हमारा पिक्चर है वो एक्चुअली दिखा रहा है, और पेशेंट ने जो ड्रॉ किया है वो हर चीज में रेड वाला दिखा रहा है. ओके, so patient has just made one side of the picture, which is the right side. Patient has neglected the left side to do. Right here also same thing is there. Yeah. So अभी इसमें और आगे वाले पिक्चर में जो डिफरेंस है, वी जस्ट डिस्कस दैट. इसमें क्या है कि पेशेंट हर एक ऑब्जेक्ट के राइट साइड वाले हिस्से को ही बना रहा है. जैसे माउंटेन्स में भी उसने राइट साइड वाला हिस्सा बनाया, लेफ्ट साइड छोड़ दिया, निगलेक्ट कर दिया. क्लाउड्स में भी पेशेंट ने राइट साइड बनाया, बर्ड्स है सब में, पेशेंट हैज जस्ट मेड द राइट साइड ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स, राइट, इन द पिक्चर. या पेशेंट क्या कर सकता है, ओवरऑल पूरा ऑब्जेक्ट में से सिर्फ पेशेंट ने राइट साइड थोड़ा बनाया, लेफ्ट साइड पूरा पिक्चर छोड़ दिया. सो ये भी पॉसिबल है कि आइदर पेशेंट पूरा पिक्चर में से सिर्फ राइट साइड बनाए और लेफ्ट साइड छोड़ दे, या पिक्चर में हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का राइट साइड बनाए और लेफ्ट साइड छोड़ दे. तो ये दोनों के दोनों केसेस हो जाएंगे लेफ्ट साइड निगलेक्ट के. लेफ्ट साइड कौन सी चीज निगलेक्ट की है पेशेंट ने, visual neglect. This is a type of visual neglect which is happening here, that out of a picture patient could just see some objects on the right side, they totally neglected the left side. या अदर वर्ड्स में अगर मैं बोलना चाहूँ, थोड़ा कंफ्यूजन कम हो, तो कि पेशेंट देख तो सब पा रहा था, पेशेंट कुड सी द राइट एंड लेफ्ट बोथ, बट इंटरप्रिटेशन सिर्फ राइट साइड वाला हुआ, लेफ्ट साइड वाला छोड़ दिया गया. लेफ्ट साइड वाला इंटरप्रेट नहीं हुआ तो पेशेंट ने निगलेक्ट कर दिया एंड उस चीज को ब्लैंक छोड़ दिया. यहाँ पे भी सेम चीज हुई है, लेकिन यहाँ पे एज अ पिक्चर होल में से पेशेंट ने सिर्फ राइट साइड ड्रॉ किया, लेफ्ट साइड छोड़ दिया. यहाँ पे क्या चीज है, डिफरेंस वही है कि यहाँ पे पेशेंट ने हर एक ऑब्जेक्ट का, पिक्चर तो पूरा पेशेंट ने समझा, लेकिन पिक्चर के हर एक ऑब्जेक्ट में से पेशेंट ने सिर्फ राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया. अम्ब्रेला का सिर्फ राइट हिस्सा बताया है, बॉक्स का सिर्फ राइट हिस्सा बताया है, बकेट का राइट हिस्सा, बॉल का राइट हिस्सा, सब कुछ लेफ्ट साइड वाला छोड़ दिया. Right, so that both of these are a type of unilateral neglect. One is the whole pictorial neglect, another is individual object. लेकिन है तो दोनों यूनिलैटरल नेगलेक्ट. अभी इस चीज में प्लीज माइंड वेल, इस चीज में आपके पेशेंट का इश्यू उसकी आईज नहीं है, इश्यू उसका ब्रेन है. The difference between sensation and perception is very very thin line of difference, very very subtle thin line of difference is there, that is, one is sensation, another is perception. Right, so there we end the topic of unilateral neglect. They have also explained the small example between unilateral neglect and homonymous hemianopia, but that we will discuss when we discuss homonymous hemianopia individual. उसके बाद आता है सेकेंड डिसऑर्डर, एक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, विच इज यूनिलैटरल नेग्लेक्ट. सेकेंड डिसऑर्डर आता है सोमैटो एग्नोसिया.
नाउ सोमैटोइग्नोसिया मतलब खुद के बॉडी स्ट्रक्चर का, बॉडी पार्ट्स का पता ना होना, अवेयरनेस नहीं होना खुद के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, रिलेशनशिप ऑफ बॉडी पार्ट्स टू ईच अदर. Patient will not have any perception of body parts. So we just ask the patient कि either वो कोई बॉडी डायग्राम पे या पिक्चर पे या खुद पे पेशेंट या कोई और मॉडल पे या थेरेपिस्ट पे सिर्फ कोई ना कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट दिखाए. दैट्स ऑल. आपको पूछना है आपका हाथ कहाँ पे है, आपका पैर कहाँ पे, वेयर इज योर फुट, वेयर इज योर हैंड. वेरी सिंपल. ये हम बच्चों को भी पूछते हैं, राइट? दैट अ किड स्टार्ट्स लर्निंग the identification of body parts as they grow, right? And parents do teach them. And even many times they play puzzles with the kid that where is this part, please indicate it. And kid does it correctly. So उसका brain उतना तो develop हो जाता है तब तक कि वो बता पाए. अब एक बार ब्रेन इंजरी होने के बाद ये सेंसेस भी चली जाती है, ये परसेप्शन भी चला जाता है. सो पेशेंट कैन नॉट नेम द वेरियस बॉडी पार्ट, दे कैन नॉट इवन टेल यू दैट सम बॉडी पार्ट इज लोकेटेड देयर इन रिस्पेक्ट टू, सपोज लेट्स से आई एम सेइंग हैंड, हैंड वी नो दैट इट इज लोकेटेड अबव अवर फीट. सो ये सब रिलेशंस भी पेशेंट नहीं बता पाता है कि कौन सा हिस्सा कहाँ पे है. यहाँ पे हम कोई लेफ्ट राइट वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास और एक डिसऑर्डर है राइट लेफ्ट डिस्क्रिमिनेशन का. तो यहाँ पे हम लेफ्ट राइट को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, पेशेंट अपना बॉडी का पार्ट बता पा रहा है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल आस्क द पेशेंट टू इमिटेट मूवमेंट विच इज डन बाय द थेरेपिस्ट, लाइक टच योर लेग, टच योर आर्म. आपका हाथ कहाँ पे है, दूसरे हाथ से छू के बताइए. आपका पैर कहाँ पे है, जस्ट वेयर इज इट, इंडिकेटेड. या फिर आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आर योर नीज बिलो योर हेड. सो आपके घुटने आपके सिर के नीचे है या ऊपर है, तो पेशेंट को बताना है कि वो नीचे है. आपके पैर आपके घुटनों से कैसे है, नीचे है या ऊपर, तो पेशेंट बताएगा नीचे है. लेकिन अगर किसी पेशेंट को इस परसेप्शन में डिसऑर्डर है, सोमैटोइग्नोसिया है, तो वो सही से आपको ये चीज नहीं बता पाएगा. आगे के डिसऑर्डर्स हम डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच. From right left discrimination we shall be continuing it next time.